हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अरविंद हीरे खान। तो आज चालू करेंगे हम लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसका नाम है आइडियल गैस प्रोसेसेस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम लोगों ने देखा है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉज ऑफ आइडियल गैसेस देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रूव डैट PV इज इक्वल टू MRT, डेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और आज हम लोग आइडियल गैस प्रोसेसेस के ऊपर जा रहे हैं। तो कितनी आइडियल गैस प्रोसेसेस होती है? तो देयर आर 5 प्रोसेसेस। पहली प्रोसेस जिसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और इसी प्रोसेस का दूसरा नाम जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब ही आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस अपने पास है जिसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम लोग कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस जिसका नाम है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस which is very most important from numerical point of view, that is fourth process is nothing but isentropic process, isentropic process। इसी को हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। Now, last one, this is also very most important, that is nothing but पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये 5 डिफरेंट प्रोसेसेस है दोस्तों। हर एक प्रोसेस का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, साथ में उसके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज का टॉपिक, दैट इज नथिंग बट आइडियल गैस प्रोसेसेस। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका एक अल्गोरिदम अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ। अल्गोरिदम इसका याद रखो। अब अल्गोरिदम यहाँ से कहाँ पे आया? तो मैं इसको अल्गोरिदम नाम दे देता हूँ। यही स्टेप्स हम लोगों को करनी होगी हर प्रोसेस में, और उसी को हम फॉलो करेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा भाई आइडियल गैस प्रोसेसेस। तो अल्गोरिदम मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हर प्रोसेस में करना क्या है, हर प्रोसेस के फॉर्मूले कैसे याद रहेंगे। तो फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम पढ़ेंगे ही इस प्रकार से। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले अल्गोरिदम में स्टेप जो होगी, पहली स्टेप हमेशा PV एंड TS डायग्राम होगी। हमें डायग्राम निकालना होगा, PV TS डायग्राम। सेकेंड स्टेप हमेशा हमारी होगी PVT रिलेशन, PVT रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन क्या है। थर्ड चीज हमारे पास है, थर्ड चीज हमें हमेशा कैलकुलेट करनी होगी, दैट इज नथिंग बट वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, जिसको हम DW से डिनोट करेंगे, या तो फिर हम लोग इसको W से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। और इसी का दूसरा नाम भी हम लोग लिख देते हैं, जिसका नाम है वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, राइट। फोर्थ स्टेप होगी इस एल्गोरिदम में, फोर्थ स्टेप जो होगी वो होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग DU से डिनोट करेंगे दोस्तों, DU से डिनोट करेंगे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हम लोग U से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग DU से डिनोट करेंगे। फिफ्थ जो स्टेप होगी, ये फिफ्थ स्टेप अपनी होगी हीट ट्रांसफर के लिए। किसके लिए? हीट ट्रांसफर के लिए। और हीट ट्रांसफर को ही मैं कह लूंगा हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड, जिसको मैं डिनोट करूंगा कैसे? DQ से। कैसे डिनोट करूंगा? DQ से डिनोट करूंगा। तो दिस इज द हीट ट्रांसफर और हीट सप्लाइड, राइट। तो ये अल्गोरिदम होगा, और इस अल्गोरिदम का लास्ट स्टेप अपना है दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। और चेंज इन एंथैल्पी क्या कहता है अपना? कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? DH से डिनोट करेंगे, क्योंकि एंथैल्पी हम लोग H से डिनोट करते हैं और चेंज इन एंथैल्पी हम लोग DH से डिनोट करते हैं। तो ये अल्गोरिदम है दोस्तों। इसी प्रकार से हर प्रोसेसेस को हम लोग पढ़ेंगे। हर प्रोसेसेस के बाद हम लोग उसके क्या परफॉर्म करेंगे? न्यूमेरिकल हम लोग परफॉर्म करेंगे, राइट। सो दोस्तों, अब वो समय आ गया जिसको हम शुरुआत करने वाले हैं। 1 बाय 1 प्रोसेसेस हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और इसी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को दोस्तों हम क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हम चलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एल्गोरिदम लिखा था इसका, और एल्गोरिदम के अनुसार हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज को अभी हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे दोस्तों। नाउ मजा आएगा, बने रहे आप, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब ये प्रोसेस ही खुद बताता है कि इस प्रोसेस में कौन कांस्टेंट होने वाला है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा भाई। तो वॉल्यूम मेरा क्या है? वॉल्यूम मतलब अपना क्या है? V क्या है? मेरा कांस्टेंट है। इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, V इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? C। अब हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? आइडियल गैस इक्वेशन है। क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है दोस्तों। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी? PV इक्वल टू mRT। मुझे PVTS डायग्राम बनाने के लिए इन दोनों चीजों को कांस्टेंट मानना होता है, यूनिट मास के लिए, और R की वैल्यू मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो प्रोसेस में कौन कांस्टेंट है भाई? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर इक्वल टू क्या मिला? टेम्परेचर। प्रेशर इक्वल टू टेम्परेचर, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ द वैल्यू ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस then the temperature also increases, and if the temperature increases then entropy always increases। क्या बढ़ेगा बे? एंट्रोपी भी क्या होगा? बढ़ेगा। नाउ अब हमारे पास रिलेशन आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम लोग जाएंगे इसके PV और TS डायग्राम की तरफ। PV TS डायग्राम किस प्रकार से हम बनाते हैं ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, और अब भी हम देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसको सीखना, तभी जाके हम लोगों का एयर स्टैंडर्ड साइकिल बहुत अच्छे से ये चैप्टर कवर होगा। नाउ तो PVTS डायग्राम में मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2 रूल बताए थे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो बे। कौन कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो भाई। ये हो गया 1, ये हो गया 2, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर इधर स्ट्रेट लाइन है तो इधर क्या बनाओ? कर्व बनाओ, कर्व बनाओ, कर्व बनाओ, कर्व बनाओ, टुंग 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 टुंग। क्या बनाएंगे? कर्व बनाएंगे भाई। कर्व कैसे बनाएंगे? नीचे से कहाँ बनाएंगे? ऊपर। और नीचे से ऊपर क्यों बनाएंगे वो उसका रीजन मैंने पिछले लेक्चर में भी दिया हूं, और थोड़े इसमें मैं यहां पर भी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 2 पे जो एंट्रोपी होगी, मतलब यहां पर एंट्रोपी मिलेगी, उतना ही मुझे क्या मिलेगा? टेम्परेचर। तो जितनी वैल्यू मेरी एंट्रोपी की होगी, मैंने थोड़ा सा कर्व ज्यादा ही ये बना दिया। इस प्रकार से मैं अगर बनाऊंगा तो आपको 1 से 2 वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, और एट दिस पॉइंट पर आप देखिए जितना मेरा एंट्रोपी है
उतना ही मेरा क्या है, टेम्परेचर है। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतनी एंट्रोपी बढ़ रही है। और रिलेशन मुझे वही मिला था कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, राइट। सो दिस इज द PV-TS डायग्राम। पहली स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। मूव ऑन करेंगे सेकेंड स्टेप के तरफ, जिसका नाम है PVT रिलेशन। PVT रिलेशन, अब रिलेशन क्या मिल रहा है हम यहां पर देख पाएंगे। रिलेशन ऐसा क्रिएट करना होगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं एक ही शॉट में समझा रहा हूं आपको। दोनों भी वैल्यू एक ही साइड में ला लो। अब मैं भाई दोनों भी वैल्यू एक साइड में लाऊंगा तो ये P इंटू टी तो होगा नहीं, होगा क्या फिर, P/T के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। किसके फॉर्म में, P/T के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी। P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मुझे कितने पॉइंट के लिए लिखना है, 2 के लिए। तो कैसा लिखूंगा भाई, P1/T1 इक्वल टू P2/T2, और दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, P1/P2 इक्वल टू T1/T2। सो ये भी रिलेशन काम करेगा और उसी का मतलब ये है। तो एल्गोरिदम का सेकेंड स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह से अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, राइट। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में आप कमेंट करके रख दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा दोस्तों, राइट। नाउ थर्ड स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे। थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस dW होता है। अब dW इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला है भाई, वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला है P इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dV। dV का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, P का मतलब प्रेशर। उसको इंटीग्रेट किया मैंने लिमिट अप्लाई करके 1 से 2 पे, राइट। अब हमें पता है कि P इंटू इंटीग्रल ऑफ dV, इंटीग्रल ऑफ dV क्या होता है भाई, V, और उसके लिमिट यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, P इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो dW की वैल्यू यहां पे मिली। बट क्या होगा, यहां पर हम जानते हैं कि वॉल्यूम मेरा क्या है, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पर देखिए आप, इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो V1 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, V2। अगर मेरी V1 की वैल्यू V2 के बराबर होती है, अगर मैंने यहां पे दोनों सेम वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, तो dW मेरा क्या रहेगा, 0। सो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमेशा वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने यहां पर एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस मैंने यहां पे रखा और इसको मैंने लगा दिया भाई पिस्टन। अब मुझे बताइए कि अगर मेरा वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम मेरा 10 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब भर के रख दिया। अब आप ये वॉल्यूम जैसे का वैसा ही रहेगा, ये कह रहा है इसका वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट ही है। अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या यहां पर कोई वर्क डन हुआ है क्या, नहीं। पिस्टन तो अपने ही जगह पर है, अपने जगह से जब वो हिला होता था तो वर्क डन होता था ना। अब वर्क डन तो हुआ ही नहीं क्योंकि पिस्टन हिला ही नहीं। और पिस्टन क्यों नहीं हिला, क्योंकि प्रोसेस क्या कहती है कि वॉल्यूम मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो मेरा वर्क डन हमेशा क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। समझा भाई, समझा, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट, एल्गोरिदम का फोर्थ पार्ट अपना। अब फोर्थ पार्ट क्या है भाई, तो फोर्थ पार्ट हमेशा हम लोग लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग du से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? du से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो du की वैल्यू क्या होगी? तो du इक्वल टू m c सफिक्स v T2 माइनस T1। अब यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर c सफिक्स v इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका जो यूनिट होता है ना भाई, वो होता है इन किलोजूल पर केजी केल्विन। और m के बारे में तो हम सब जानते हैं कि m का मतलब क्या होता है? मास ऑफ गैस इन काय में रहनी चाहिए? केजी में होनी ही चाहिए, राइट। अगर मैं du का यूनिट अगर देखूंगा तो यूनिट क्या आएगा देख लेते हैं। हम लोग यूनिट भी पढ़ लेते, थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो du इज इक्वल टू m का यूनिट क्या हुआ भाई? kg। cv का यूनिट अभी बताया मैंने, किलोजूल पर केजी केल्विन, बराबर है भाई। और टेम्परेचर डिफरेंस है तो केल्विन या डिग्री सेल्सियस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन डजंट मैटर, ठीक है। तो केल्विन कैंसल, केजी कैंसल, तो du का यूनिट क्या है? किलो जूल। एंड जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कोई भी प्रकार की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो, एनर्जी का यूनिट जूल आना चाहिए। तो ये हो गया मेरा क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे भाई, फिफ्थ पार्ट, जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। क्या है? हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर को ही हम क्या कहेंगे? हीट सप्लाइड। और इसे डिनोट किया जाएगा कैसे? dq से। अब dq क्या है भाई? तो dq को हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स ने एक स्टेटमेंट दिया है भाई, सभी को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या दिया था? dq इक्वल टू du प्लस dw। dq इज इक्वल टू du प्लस dw। बट हमें पता है ना भाई, क्या पता है? dw मेरा क्या है? 0 है, बट dw इक्वल टू क्या है मेरा? 0। तो देयरफॉर dq की वैल्यू किसके बराबर होगी? du के बराबर होगी। मतलब जितना इंटरनल एनर्जी होगा उतना ही क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। तो जितना ये हीट ट्रांसफर होगा उतनी ही क्या होगी? उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। ऐसा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहता है। नाउ एल्गोरिथम का लास्ट पार्ट बेटा, लास्ट पार्ट मेरा क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी में, चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा कैसे? dH से। कैसे डिनोट करते हैं? dH से हम लोग डिनोट करते हैं। और dH क्या है? तो dH इज इक्वल टू du प्लस dPVS। दिस इज द फ्लो वर्क। क्या है भाई? ये फ्लो वर्क है ये। और ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है। और ये क्या है? चेंज इन क्या है? एंथैल्पी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत सही तरीके से ध्यान दीजिए, आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा भाई, ये मेरा वादा है। क्लियर है? नाउ तो DH, अभी मैं इसको क्या कर देता हूं? इंटीग्रेट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन और लिमिट्स अप्लाई कर दूंगा। तो इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dH हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 क्या हो जाएगा? du प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dPVS, राइट।
अब सिंपल सिंपल है भाई, ऐसा कोई टफ वाला काम है नहीं। डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कैंसल हो जाते हैं, तो क्या बनेगा पी वी और ऊपर में 2 और ये क्या हो जाएगा 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा h2 माइनस h1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा u2 माइनस u1 राइट, प्लस p2 v2 माइनस p1 v1, p2 v2 माइनस p1 v1 राइट भाई। तो अब u2 माइनस u1, अब u2 माइनस u1 को मैं कैसा लिख सकता हूं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं डेल u प्लस p2 v2 माइनस p1 v1। डेल u मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज, वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, कितनी है mcv t2 माइनस t1 प्लस, अब P2 V2 को मैं क्या लिख सकता हूं mr t2, P1 V1 को mr t1 भाई समझे, तो mcv t2 माइनस t1 प्लस mr कॉमन निकाल दो, t2 माइनस t1 लिख दिया। अब यहां से m और t2 माइनस t1 क्या हो गया, कॉमन बचेगा क्या, cv प्लस r। अब हमें स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस पता है, बट Cp माइनस Cv जो होता है वो कितना होता है भाई, R होता है। Cp का मतलब जान लो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहीं पर बता दिया था। और R के बारे में हम सब जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है, तो हमें क्या चाहिए Cv प्लस R, तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv प्लस R हो जाएगा। तो हमें DH का वैल्यू H2 माइनस H1 मतलब DH हो गया, तो DH मतलब क्या भाई M, यहाँ पे Cv प्लस R का मतलब क्या है Cp, तो mCp T2 माइनस T1। क्लियर है, तो ये समझ में आया भाई आपको। और इस प्रकार से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में इतने फॉर्मूलेज अपने पास है। तो हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या क्या देखा भाई, सबसे पहले हम लोगों ने PVTS डायग्राम देखी, उसके बाद PVT रिलेशन देखा, सिंपल है, दोनों को एक साइड में कर दो और रिलेशन निकाल लो 1 2 के लिए। वर्क डन बाय गैस, अगर किसी भी प्रोसेस में भाई वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो समझ लेना कि मेरा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट होता है भाई, जब कोई चीज क्लोज होगी तभी, बराबर, क्लोज्ड कंटेनर हो, क्लोज्ड वेसल हो, ऐसे जगह पर समझ लेना कि वो प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है, क्लोज्ड वेसल के ऊपर, क्लोज्ड कंटेनर के ऊपर अगर रहा तो कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, ऐसा समझ में आएगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है भाई, 0। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यूनिवर्सल यही चलेगा आखिरी प्रोसेस तक, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, mCv T2 माइनस T1। गॉट इट। नेक्स्ट है अपने पास हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मेरा dq इज इक्वल टू du प्लस dw के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भाई। तो dw मेरा 0 है, तो dq की वैल्यू किसके बराबर होगी, du के बराबर होगी। चेंज इन एंथैल्पी हम लोगों ने निकाला फॉर्मूले पुटअप करने के बाद, dH की वैल्यू mCp T2 माइनस T1। भाई आप डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सॉल्व करके आना नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें आपको पता चलती हैं कि P2 V2 माइनस P1 V1 को कैसा हम लोग टर्न कर सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये क्या होता है, ये सारी चीजें पता करने के लिए हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीजें सारी समझ में आई है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि अपने ऑफलाइन बैचेस कब से चालू हो गई, तो ऑफलाइन बैचेस चालू हो गई है दोस्तों, आप जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हो और आगे में आप घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। जय हिंद।